आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज हम अपनी बात की शुरुआत एक ऐसी दुखद घटना से करेंगे जिसने हम सबके दिलों को झकझोर दिया। कुछ समय पहले पहलगांव में हुई दुर्घटना में कई यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। ये हादसा हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ वहाँ की परिस्थितियों का सामना करना कितना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यात्राएं रुकती नहीं है। यात्राएं हमें जोड़ती है, हमें जीवन से फिर से जुड़ने का अवसर देती है। इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे नए और कम भीड़ भाड़ वाले खूबसूरत जगहों की जानकारी लेकर आई हूँ जहाँ आप प्रकृति के करीब जाकर सुकून पा सकते हैं। कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा है जिसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। अपनी लाइफ में एक बार कश्मीर जरूर जाएं, लेकिन अभी के हालात की वजह से हम वहाँ की प्लानिंग नहीं कर सकते। लेकिन छुट्टियाँ तो शुरू होने वाली है। आइए इस बार वैसी जगह चले जहाँ बस शांति मिले, पहाड़ों की ठंडी हवा चेहरे को छू जाए और झील के किनारे बैठकर सुकून से कुछ वक्त बिताया जा सके। तो आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ भारत के उन 6 जगहों पर जो कश्मीर जैसी ही खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी कम भीड़, थोड़ी ज़्यादा सुकून वाली और जेब पर हल्की भी। फर्स्ट नंबर पे आने वाली औली, जो उत्तराखंड का हिस्सा है, जिसे इंडियाज मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। आज की तारीख में कश्मीर के बदले फिल्मी डायरेक्टर भी औली की सुंदरता के कायल है। जब मैं वहाँ गई थी उस समय पर नाना पाटेकर जी की शूटिंग चल रही थी और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत ही फेमिलियर था। वहाँ की सुंदर वादियाँ, बर्फ से ढकी चोटियाँ, स्कीइंग की सुविधा और हिमालय का 270 डिग्री व्यू हर किसी का दिल जीत लेती है। विंटर में पूरी औली बर्फ से ढकी जाती है और गर्मियों में हरियाली का जादू बिखरा होता है। आइए अब बात करें वहाँ कैसे पहुँचे और वहाँ के घूमने की जगहों के बारे में। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप दिल्ली से ऋषिकेश तक बाय ट्रेन या बस से जा सकते हैं, फिर टैक्सी या बस से जोशीमठ तक और जोशीमठ से औली तक रोपवे या कार दोनों विकल्प। डे 1, सबसे पहले ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचने के बाद वहां से टैक्सी या बस से करीब 9 आवर्स की ड्राइव के बाद आप पहुंचेंगे जोशीमठ। यहां से औली तक जाने के लिए मिलता है एशिया का सबसे लंबा रोपवे, जो खुद एक एक्सपीरियंस है। ऊपर पहुंचकर आप GMVN औली के पास सनसेट पॉइंट पर जाएं और देखें नंदा देवी का जादुई दृश्य। शाम होते होते बर्फ से ढकी वादियां और गुलाबी आसमान वाकई जन्नत जैसा लगता है। डे 2, एडवेंचर के नाम। सुबह सुबह आप GMVN स्की सेंटर से स्कीइंग क्लास ले सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए ये एकदम परफेक्ट होता है। इसके बाद शुरू करें गोरसो बुग्याल ट्रैक। ये आसान ट्रैक है और आपको बर्फ से खुले मैदानों से होते हुए हिमालय की चोटियां देखने का मौका देती है। अगर मौसम साफ हो तो पंचाचूला और त्रिशूल जैसे शिखर भी नजर आते हैं। डे 3 थोड़ा रिलैक्सिंग डे रखें। सुबह निकलिए तपोवन हॉट स्प्रिंग्स, जहां गर्म पानी के कुंड में स्नान करके पूरी थकान उतर जाएगी। उसके बाद जोशीमठ के नरसिंह मंदिर, शंकराचार्य मठ और कल्प ब्रिज जैसे जगहों का दर्शन करें। शाम को वापस ऋषिकेश की ओर रवाना हो सकते हैं। यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम दिसंबर से मार्च, जिनमें स्कीइंग के मजे लेने हैं। अप्रैल से जून ग्रीनरी और ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। जहाँ तक स्टे की बात है, आप एक दिन औली में और एक दिन जोशीमठ में रुक सकते हैं। तो दोस्तों, ये था औली का एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड। अगर आपको लगता है कि वहाँ के स्टे की भी जानकारी आपको मिलनी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी जानकारी जरूर दूंगी। सेकंड नंबर में मनाली के साथ सोलांग वैली अटल टनल बाइकिंग एक्सपीरियंस, जो हिमाचल प्रदेश के हिमालय की गोद में बसी है। अगर आप चाहते हैं रोमांच और नेचर ऑल इन वन, तो मनाली आपकी जगह है। यहाँ की सोलांग वैली में स्नो एडवेंचर, अटल टनल की सफर और रोहतांग पास की बर्फीली वादियाँ आपको कश्मीर जैसी ही फील देगी। हनीमून कपल से लेकर बैकपैकर्स तक सबके लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मनाली की 3 डेज की ऐसी ट्रिप पर, जहाँ होगी बर्फ, सोलांग वैली का रोमांच, अटल टनल का सफर और बाइकिंग का फुल थ्रिल। आइए अब जाने हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से आने के लिए चंडीगढ़ तक ट्रेन या फ्लाइट की फैसिलिटीज है। दिल्ली से सबसे अच्छी वॉल्वो बस जो नाइट में पकड़ो तो सुबह मनाली पहुंचती है। सुबह सुबह हम मनाली पहुंच गए एक रात की बस यात्रा के बाद। पहाड़ों की ठंडी हवा चेहरे पर पड़ी और थकान एकदम गायब हो गई। थोड़ा आराम करने के बाद हमने शुरू किया मनाली लोकल एक्सप्लोर करना। हिडिंबा देवी मंदिर, मनु मंदिर और वशिष्ठ का गर्म जलकुंड, सब कुछ शांति और पॉजिटिविटी से भरा हुआ। शाम तक हम पहुंचे मॉल रोड, जहां की चहल पहल और कैफे वाइब कुछ अलग ही होती है। वहां से हमने रॉयल इनफील्ड बाइक रेंट की
और अब असली ट्रिप शुरू हो चुकी थी। अगर आप बाइक चलाना नहीं चाहते हो तो वहां से आपको टैक्सी भी मिल जाती है। डे 2, आज का दिन सबसे रोमांचक था। सुबह बाइक लेकर हम निकल पड़े सोलांग वैली, जहां मिलती है स्नो स्कूटर, एटीवी राइड और पैराग्लाइडिंग जैसी ढेरों एडवेंचर एक्टिविटीज। यहाँ की सफेदी और खुलापन दिल को जैसे नया कर देती है। इसके बाद हम निकले अटल टनल की ओर, दुनिया की सबसे लंबी हाई हाइट रोड टनल। टनल पार करते ही पहुंच गए सिसु, जो असल में एक हिडन जेम है। झील, ग्लेशियर और कैफे कल्चर सब कुछ है वहाँ। लौटते समय बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। वो बाइक राइड, वो ठंडी हवा, यकीन मानिए जिंदगी वहीं रुक गई थी कुछ देर के लिए। तीसरे दिन हमने सोचा कुछ अलग किया जाए। बाइक लेकर निकल पड़े जोगिनी फॉल्स की तरफ। एक छोटा सा ट्रैक, लेकिन पहाड़ों के बीच झरने की आवाज बहुत ही स्मूथिंग लगती है। वापसी में कुछ हिडन बाइकिंग ट्रेल्स भी एक्सप्लोर किए। देवदार के जंगलों में वो बाइक का एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलने वाला है। मनाली में ये एक और खूबसूरती है, हर मोड़ पे एक नया नज़ारा, हर रास्ते पे एक नई कहानी। अगर आप कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं तो मायूस ना हो, यहाँ पहुंचकर आपको जन्नत से कम नहीं लगेगी। बाइक रेंट करते वक्त हेलमेट, डॉक्यूमेंट्स और मौसम अपडेट जरूर चेक करें। टैक्सी सेफेस्ट ऑप्शन है और अगर बर्फ ज़्यादा हो तो कभी कभी बाइक रिस्की हो सकती है। ऐसे में ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जीप ऑप्शन में रखें। मनाली में स्टे के लिए मैंने वीडियो बना रखी है और आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी मनाली की 3 डेज की ट्रिप। सोलांग वैली का एडवेंचर, अटल टनल की ठंडी हवा और बर्फ से ढके रास्तों पर बाइक चलने का थ्रिल, सब कुछ एक फिल्म जैसा लग रहा था। थर्ड नंबर पे आते हैं गैंगटोक और त्सोमगो लेक, जो सिक्किम में आती है, जिसे पूर्वोत्तर का स्वर्ग कहा जाता है। सिक्किम का गैंगटोक और त्सोमगो लेक एक परफेक्ट 3 डे डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको मिलती है गैंगटोक का शांत वातावरण, त्सोमगो लेक की नीली झील, नाथुला पास की बर्फीली माउंटेसरी और तिब्बती संस्कृति का सुंदर संगम। यहाँ की सफाई, संस्कृति और सादगी आपको बार बार बुलाएगी। अगर आप क्राउड से दूर, सोलफुल और स्पिरिचुअल अनुभव चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। वहां पहुंचने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से टैक्सी लें, जहां से गैंगटोक की दूरी 120 किलोमीटर की है, लेकिन पहुंचने में अप्रॉक्स 5 आवर्स लग जाते हैं। अब हम डे 1 से शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे गैंगटोक की दिल छू लेने वाली सड़कों से। एमजी रोड पर टहलते हुए कैफे हॉपिंग, यहाँ की कॉफी और व्यूज दोनों ही काफी हिट है। फिर हम चले फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर और 2 ड्यूल चौटेन, जो बौद्ध संस्कृति का शानदार नमूना है। शाम होते ही पहुंचे तासी व्यू पॉइंट, जहां से पूरे शहर का नजारा मिलता है और वो भी सनसेट के रंगों में डूबा हुआ। अब आते हैं डे 2 पे। सुबह जल्दी उठकर सिक्किम की सबसे आइकॉनिक जगह के लिए निकले। तो त्सोमगो लेक की ओर सड़कें बर्फ से ढकी हुई और सफर सिनेमैटिक लगती है। यह लेक 12,400 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से घिरी नीली झील, और जब हम झील पर पहुंचते हैं तो लगता है जैसे किसी की कल्पना से बनी चित्रकारी हो। चारों तरफ बर्फ, नीला पानी और याक की राइडिंग। फिर हम पहुंचते हैं बाबा हरभजन मंदिर, जो एक भारतीय सैनिक की याद में बनाई गई है। वहां की हवा में कुछ खास अपनापन था। नाथुला पास, इंडो चाइना बॉर्डर, जो कि 14,000 फीट ऊंची है, वहां जाने के लिए आपको पहले से ही पैकेज में शामिल करनी होगी, क्योंकि यहाँ के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, जिसे सिर्फ वेडनेसडे और संडे ही खुला रहता है। इंडिया चाइना बॉर्डर, जहाँ बस हवा नहीं इतिहास भी बहता है। शाम में गैंगटोक वापसी, रास्ते में हनुमान टॉक और गणेश टॉक भी रुक सकते हैं। लौटने के बाद थकावट मिटाने के लिए रूम में आराम करें या फिर एमजी रोड पे हल्की वॉकिंग कर लें। डे 3 थोड़ा आराम और थोड़ा एक्सप्लोरेशन। डे 3 हमने शुरुआत की गैंगटोक रोपवे से, जहां से आपको पूरा शहर दिखता है, एरियल व्यू ऑफ एंटायर सिटी। फिर बंजाकरी फॉल्स जा सकते हैं, जो हरियाली और झरने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहाँ लैंडस्केप्ड गार्डन भी है। और लास्ट में पहुंचे रंका मॉनेस्ट्री, जहाँ घंटियों की आवाज और शांत वातावरण। आगे अगर आपके पास समय हो तो एमजी रोड पर लोकल गिफ्ट्स या हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हैं। बस यात्रा की समाप्ति।
यहाँ जाने की बेस्ट टाइम अप्रैल से जून तक ग्रीन और क्लियर व्यूज को देखने के लिए है। दिसंबर से फरवरी बर्फबारी का समय होता है। अगर यहाँ के स्टे की जानकारी आपको लेनी हो तो मुझे जरूर बताएं। 4th नंबर की हमारी डेस्टिनेशन मुनस्यारी टाउन है। उत्तराखंड की हिडन कश्मीर, जिसे अक्सर छोटा कश्मीर कहा जाता है। यह कुमाऊं की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है जो अभी तक भीड़ भाड़ से बचा हुआ है। यहाँ से पंचाचूली पर्वत की झलक मिलती है, जिनमें पंचाचूली ग्लेशियर की झलक, शांत वादियां, ट्रैकिंग रूट्स और लोकल संस्कृति जो बिल्कुल आर्टिफिशियल सीनरी का एहसास कराएगी। अगर आप नेचर, आइसोलेशन और पीस पसंद करते हैं तो ये हिडन जेम आपको जरूर पसंद आएगी। फर्स्ट डे काठगोदाम से टैक्सी या शेयर्ड कैब से मुनस्यारी के लिए निकले, जिसकी डिस्टेंस 280 किलोमीटर की है, जहां पहुंचने में 12 आवर्स लग जाते हैं। रास्ते में बागेश्वर, थल जैसे सुरम्य गांवों से होते हुए थोड़ी देर वहां का आनंद लेते हुए जा सकते हैं। शाम तक मुनस्यारी पहुंचकर होटल में चेक इन करें। शाम को पंचकुला पिक व्यू पॉइंट से सूर्यास्त देखें। 5 बर्फीली चोटियां, एकदम अनएक्सपेक्टेड सीनरी आपको दिखेगी। अगर समय हो तो पास के किसी स्थानीय गांव में जाएं, कुमाऊनी संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव लें। लोकल फूड, मड़ुए की रोटी, भटकी दाल, आलू के गट्टे की सब्जी का स्वाद लें और फिर हम नेक्स्ट डे घूमने की प्लानिंग बनाते हैं। डे 2 सुबह खलिया टॉप ट्रैक पर जाएं, जिसकी डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर की है। घने जंगल, बर्फ की ढकी चोटियां, पाइन और देवदार के पेड़, ट्रैक पूरा करने में 4 to 5 आवर्स लगते हैं। रास्ते में हिम लेपर्ड, मोनाल बर्ड भी दिख सकते हैं। वहां से वापस लौटकर थोड़ी देर आराम करें, फिर निकले ब्रीदी फॉल्स की ओर, जिसकी डिस्टेंस 35 किलोमीटर की है। आप वहां कार या बाइक से पहुंच सकते हैं। पहाड़ के बीच गिरता ये झरना बहुत शांत और फोटोजेनिक लगता है। शाम को मुनस्यारी लौटते हुए लोकल कैफे में चाय के साथ पहाड़ी स्नैक्स लें। लोकल हस्तशिल्प, कंबल, ऊनी टोपी, लकड़ी की मूर्तियां की खरीदारी कर सकते हैं। बस हमारी सेकेंड डे की ट्रिप कंप्लीट। डे 3 में थामरी कुंड ट्रैक, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में हरे भरे जंगल और पहाड़ों के शानदार दृश्य। यहाँ से पंचाचूली रेंज बहुत नजदीक और साफ दिखती है। दोपहर में मुनस्यारी नेचर पार्क जाएं, पक्षी प्रेमियों और बच्चों के लिए काफी अच्छी है। यहाँ लोकल प्लांट्स और हिमालयन बर्ड्स की जानकारी मिलती है। शाम में होटल से चेकआउट कर काठगोदाम या बागेश्वर के लिए वापसी की शुरुआत करें। रात में रुकने का प्लान हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगी। यहाँ के लिए कुछ टिप्स। बेस्ट टाइम मार्च टू जून ग्रीनरी और व्यूज के लिए, और अक्टूबर टू नवंबर क्लियर स्काइज के लिए। बर्फबारी के लिए दिसंबर से जनवरी तक का महीना सही है। यहाँ नेटवर्क थोड़ी कमजोर हो सकती है, मौसम अचानक बदल सकते हैं, इसलिए जैकेट और रेनकोट जरूर रखें। ट्रैक्स पर जाने के लिए लोकल गाइड के साथ जाना बेहतर होगा, अकेले अपने आप से कोशिश न करें। अगली डेस्टिनेशन है हमारी लेह एंड लद्दाख। लेह एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए भारत के बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है, इसलिए वहां पहुंचना बहुत ही इजी है। ऊंचाई की बात करें तो 11,500 फीट की ऊंचाई की वजह से शरीर को वहां पहुंचकर एडजस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए फर्स्ट डे पूरा दिन आराम करें और वहां पहुंचकर होटल में चेक इन करके गर्म पानी पिए, ज़्यादा एक्टिविटी से बचें। दोपहर में हल्के फुल्के लोकल साइट सीन देख सकते हैं। लेह मार्केट और कैफे, शांति स्तूप, लेह सिटी का सुंदर व्यू पॉइंट, लेह पैलेस, लद्दाखी किंगडम का हिस्ट्री। शाम को शांति स्तूप पर सूर्यास्त का दृश्य देखें। रात को जल्दी सो जाएं ताकि अगले दिन की यात्रा अच्छे से हो सके। ये पूरा लेह सिटी काफी डिस्टेंस पे नहीं है, सारे व्यूज आप 6 to 10 किलोमीटर के नजदीक ही हैं। सेकेंड डे सुबह जल्दी निकले। खारदंग ला पास, जो 18,380 फीट से होकर नुब्रा वैली की ओर निकलती है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड मानी जाती है। रास्ता शानदार है, लेकिन ठंडी, तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी रहती है। रास्ते में स्नोबॉल, फोटो पॉइंट, आर्मी कैंप्स, ब्यूटीफुल सीनरी। दोपहर में दिस्कित मोनेस्ट्री विजिट करें, 100 फीट की बुद्ध प्रतिमा और शानदार व्यू। फिर जाएं 100 सैंड डन्स, यहाँ बर्फीले रेगिस्तान में डबल हम्प्ड कैमल राइडिंग कर सकते हैं। नुब्रा में कैंप स्टे करें, बोनफायर, लद्दाखी खाना और खुले आसमान में तारे। रात में हंडर में रुक सकते हैं। थर्ड डे को नुब्रा से निकले, स्योक रूट होते हुए पेंगुइन लेक की ओर जाएं, जहां पहुंचने में 6 आवर्स लगेंगे।
पूरा रास्ता सेंडिक एंड एडवेंचरस है। रास्ते में तोसांग विलेज और चांगला पास भी आएगा। दोपहर तक पेंगुइन त्सो लेक पहुंचे, एकदम नीली 135 किलोमीटर लंबी झील जो भारत से चीन तक फैली हुई है। यह वही झील है जो 3 इडियट्स फिल्म में आखिरी सीन में दिखाई गई थी। यहाँ कुछ देर झील के किनारे बैठे फोटो वीडियो शूट करें। ऑप्शनली लंच या मैगी के लिए आप लेक साइड कैफे में रुक सकते हैं। शाम को जल्दी निकलकर वापसी ले पहुंचे, जिसमें 6 आवर लग जाएंगे। ले पहुंचते ही रात को आराम करें और बस लौटने की तैयारी यादों के साथ। वहां के यात्रा के लिए लोकल में जो फर्स्ट डे हमने घूमा उसके लिए आप चाहो तो रेंटल बाइक यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन टैक्सी लेनी पड़ेगी। अगर आप 5 डेज हाथ में लेकर आओ तो आप और भी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेह एंड लद्दाख की यात्रा कश्मीर से भी ज्यादा ऑर्बिट और एडवेंचर से भरपूर है। अब आगे बढ़ते हैं तवांग की ओर, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। भारत की पूर्वोत्तर मोती कहलाती है। अगर आप एडवेंचरस ट्रैवलर हैं तो तवांग आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित तवांग मोनेस्ट्री, बर्फ से ढकी सड़कों पर ड्राइव और अनछुए लेक, यहाँ का लोकल फूड कल्चर और हॉस्पिटैलिटी आपके दिल को छू जाएगी। थोड़ा लंबा सफर जरूर है, लेकिन जो मिलेगा वो कश्मीर से कम नहीं होगा। वहाँ पहुँचने के लिए गुवाहाटी से दिरांग या बमडिला तक पहले दिन आपको बाई रोड पहुँचनी होगी, जिसकी डिस्टेंस लगभग 265 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्ते की वजह से समय 8 to 10 आवर्स लग जाते हैं। रात वहीं रुके, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर सुबह 6 to 7 आवर्स दिरांग से तवांग के लिए रवाना हो। रास्ते जिसकी डिस्टेंस 135 किलोमीटर है, इसे भी कवर करने में 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं। रास्ते में जो आप पहला जादू देखने को मिलेगा वो है सेला पास। समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर पड़ने वाली यहाँ की सेला लेक बर्फीली दीवारों के बीच जैसे स्वर्ग छिपा हो। हर मोड़ पर बर्फ, हर खामोशी में सुकून, और इस सफर की हर चाय एक याद बन जाएगी। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, जहां 1962 के युद्ध के वीर सैनिक जसवंत सिंह रावत की गाथा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जसवंत वॉर मेमोरियल 1962 के भारत चीन वॉर के वीर सिपाही की याद में बनी स्मारक है। शाम को तवांग पहुंचकर होटल चेक इन करें। थोड़ी थकान कम करने के लिए एक्सप्लोर करें एमजी रोड जैसी लोकल मार्केट। लोकल खाने का मजा लें, मोमोज, टुकुपा, बटर टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रात में फिर तवांग के होटल में स्टे करें। सेकेंड डे तवांग की सुबह मोनेस्ट्री की घंटियां और ठंडी हवा के साथ शुरू होती है। सबसे पहले पहुंचे तवांग मोनेस्ट्री देखने, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध मोनेस्ट्री है। यहाँ के प्रेयर फ्लैग्स, चैंटिंग मॉन्क्स और रंग बिरंगे ड्राइंग मन को स्थिर कर देते हैं। इसके बाद पहुंचे अर्जेलिंग मोनेस्ट्री, जो दलाई लामा की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। दोपहर में जा सकते हैं पैंगोंग तेंग तेसो, एकदम शांत नीला और बर्फीला नजारा, चारों ओर पहाड़ और बीच में एक ऐसी झील जो सीधे दिल में उतर जाती है। शाम को देखें तवांग वार मेमोरियल, जहां लाइट एंड साउंड शो में देशभक्ति की भावना भर जाएगी। डे 3 में सुबह 5:30 बजे निकले तवांग के सबसे ऊंचे और रोमांचक सफर पर पहुंचे मदुरी लेक, जिसे स्वांग तेसर लेक भी कहा जाता है। यहाँ फिल्म कोयला की शूटिंग हुई थी। चारों तरफ सूखे पेड़ों में घिरी हुई बर्फीली झील एकदम सिनेमेटिक लगती है। इसके बाद आप जा सकते हैं बमला पास, जो भारत चीन बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ इंडियन आर्मी आपको पूरी जानकारी देती है, और जब आप 15,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा देखो तो बस आंखों में नमी और दिल में गर्व भर जाता है। यहाँ बर्फ हमेशा रहती है, मतलब सालों भर, और देशभक्ति हर सांस में। तवांग की यात्रा भी 5 डेज की है। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि अगर कश्मीर नहीं जा पा रहे हो तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। भारत के हर कोने में एक कश्मीर छिपा है, बस जरूरत है उसे एक्सप्लोर करने की। आप इनमें से कौन सी जगह पर जाना चाहेंगे, या आप इनमें से किसी जगह पर जा चुके हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही ट्रैवल इंस्पिरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई जगह, नई कहानी और नए अनुभव के साथ। तो घूमते रहे, मस्त रहे।